बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। जी, CIT 303 का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह आज हम CSS के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा रिव्यू, जो कि हमने HTML का जो पोर्शन ख़त्म किया। तो जैसा कि आपको पता है कि HTML से क्या मुराद है और उसके कौन कौन से बेसिक टैग्स हैं, जस्ट एक हल्का सा रिव्यू है। इसको आप अपने पास, अगर आपने पहले नोट नहीं किया तो इसको लाजमन आप देखें भी, इसको समझें और नोट कर लें। ठीक है, तो ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पर ली हुई है। सिंपल सी डेफिनेशन है कि HTML से क्या मुराद है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज़ द स्टैंडर्ड कोड। ठीक है, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड कोड का मतलब यही है कि अगर हम CSS का इस्तेमाल करेंगे तो वो इस HTML के स्टैंडर्ड कोड के साथ करेंगे। जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे तो भी HTML का जो कोड है वो लाजमन यूज़ होगा। इसी के अंदर ही हमने उसको यूज़ करना है या इसके साथ मिलाकर यूज़ करना है। बहरहाल HTML जो है वो हमारा स्टैंडर्ड कोड हमेशा वेब डिज़ाइनिंग में चलता रहेगा। स्टैंडर्ड कोड दैट इज़ यूज टू स्ट्रक्चर आ वेब पेज एंड इट्स कंटेंट। तो जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए? एक वेब पेज और उसके जो कंटेंट है, जो उसका मटेरियल है, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको तरतीब देने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या क्या कर सकते हैं जी? कंटेंट कुड बी स्ट्रक्चर्ड विद इन अ सेट ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ की शक्ल में हम लिख सकते हैं अ लिस्ट ऑफ बुलेटेड पॉइंट्स, या हम लिस्टें बना सकते हैं। जैसे आपको बताया गया था कि एक ऑर्डर लिस्ट होती है जिसमें 1 2 3 4 इस तरह से, या ABC के साथ हम लिस्टें बना सकते हैं, या बुलेट के साथ बना सकते हैं, जिसको अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं। और यूजिंग इमेजेस एंड डेटा टेबल्स। तो टेबल्स का इस्तेमाल, हाइपरलिंक्स का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें आप लोग कवर कर चुके हैं, तो होपफुली इसकी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आगे अगर हम देखते हैं तो उसके जो बेसिक टैग्स हैं HTML के, वो तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो हम कहते हैं कि जो बेसिक जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो टैग यूज़ होते हैं उसका हल्का सा एक रिव्यू आप देख लें कि यहाँ पर टैग दिया हुआ है इस कॉलम में और इधर डिस्क्रिप्शन आ रही है। तो HTML जो हमारा स्टार्टिंग जो वेबसाइट वेब पेज को स्टार्ट करने का जो हमारा टैग है वो HTML ही है। तो डिफाइन द HTML डॉक्यूमेंट। उसके बाद फिर हेड सेक्शन के लिए हम हेड का टैग लेते हैं, फिर उसके अंदर टाइटल का टैग लेके उसके अंदर हम कोई टाइटल लिखते हैं जो कि टाइटल बार में नज़र आएगा, और फिर उसके बाद हम हेड को क्लोज़ करके, टाइटल को पहले क्लोज़ करेंगे, हेड को क्लोज़ करने के बाद फिर हम बॉडी सेक्शन को शुरू करते हैं। तो बॉडी सेक्शन क्या है? जो असल डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है वो बॉडी सेक्शन में ही आएगा, यानी बॉडी टैग लिखने के बाद हम उसको मेंशन करते हैं। इसके बाद जी इसमें हेडिंग अगर हमने देनी है तो हेडिंग्स के लिए कुछ बेसिक टैग्स हैं, जैसे कि इसके लेवल्स हैं जो कि आप लोगों ने किए हुए हैं। H1 के साथ अगर लिखेंगे तो आपको बड़ा यानी कि एक लार्ज साइज़ का टेक्स्ट मिलेगा। इस तरह से H2 से थोड़ा सा कम होगा, तो सो ऑन। इस तरह से पैराग्राफ लिखने के लिए हम P का टैग यूज़ करते हैं, और इस तरह से अगर हमने लाइन को करना है तो हम न्यू लाइन पर जाने के लिए, ये लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं। और HR से मुराद ये है कि हम कोई हॉरिजॉन्टल लाइन, सीधी हम हॉरिजॉन्टल एक लाइन हम अगर देना चाहते हैं तो HR के थ्रू हम दे सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तो इसके बेसिक टैग्स थे जो कि आप लोगों ने होपफुली किए हुए होंगे। अगर मैं इसका आपको दिखा सकूं कि एक अगर बेसिक जो कि नोट पैड में प्रोग्राम आप लिखते हैं तो उसमें आप देखें तो HTML से इसका आगाज़ हुआ और HTML से ही इसका अख्ताम हुआ, यानी क्लोजिंग टैग जो है उसके साथ स्लैश आपने देनी है। फिर हेड सेक्शन है, हेड सेक्शन में फिर टाइटल है, टाइटल के बाद फिर हम हेड को क्लोज कर देते हैं। दैन फिर बॉडी सेक्शन स्टार्ट होता है, और बॉडी सेक्शन में फिर जितना भी कंटेंट आपने लिखना है वो आपने इसके अंदर मेंशन करना है। जो जो चीज़ जैसे जैसे दिखाना चाहते हैं वो आप दिखाते हैं, और फिर उसके बाद बॉडी का जो टैग है उसको आपने क्लोज करना है, यानी स्लैश के साथ आपने लिखना है, और लास्ट में HTML। तो ये जो है बेसिक, ये आप लोग ऑलरेडी इस स्ट्रक्चर से वाकिफ़ हैं। बहरहाल जो अभी तक नहीं वाकिफ़ है तो वो इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो ये बेसिक इसके दो सेक्शंस हैं, एक हेड सेक्शन
जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, और दूसरा है जो है वो इसका बॉडी सेक्शन है, जिसके अंदर असल में कंटेंट जो हमने विंडो के अंदर दिखाना है वो इसके अंदर आएगा। अच्छा जी, उसके बाद जी अगर हम नेक्स्ट अब पोर्शन को देखते हैं तो HTML स्टैंडर्ड कोड के साथ हम CSS का इस्तेमाल आज देखेंगे कि CSS का इस्तेमाल हम किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए मेरे पास इसकी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन से। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि CSS क्या है। CSS से मुराद है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। बेसिकली ये स्टाइल शीट्स हैं जिनके ज़रिए हमें डिफरेंट तरह के स्टाइल्स जैसे कलर्स हो गए, बॉर्डर हो गया, पैराग्राफ्स हो गए, या इसी तरह से हेडिंग्स हो गई, तो उनको हम डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं, लुक दे सकते हैं उसको। ठीक है, तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि CSS या कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स fondly referred to as CSS is a simple design language। ठीक है, simple design language intended to simplify the process of making web pages presentable। ठीक है, बेसिकली जो लास्ट में ये लाइन दी हुई है कि ये किस लिए यूज, सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेब पेजेस प्रेजेंटेबल, कि वेब पेजेस को जो बेहतर अंदाज में रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए, ताकि दुनिया जो है वो उसको देखे और इसकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो अट्रैक्शन बेसिकली पैदा करने के लिए तो ये स्टाइल शीट यूज़ होंगी। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है कि CSS हैंडल्स द लुक एंड फील पार्ट ऑफ द वेब पेज। यानी इसका जो लुक है, यानी जो ज़ाहरी उसकी जो शक्ल है उसको, और उसकी जो अट्रैक्शन है फील पार्ट, जो उसको अट्रैक्ट बनाने के लिए उसमें शेड, कलर्स, इस तरह की चीज़ें देने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग CSS यू कैन कंट्रोल द कलर ऑफ द टेक्स्ट, द स्टाइल ऑफ फॉन्ट्स, द स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ्स, हाउ कॉलम्स आर साइज्ड एंड लेड आउट। किस तरह से हम इन चीज़ों को उसमें दिखा सकते हैं, जैसे कि कलर्स हो गए, टेक्स्ट के कलर, फॉन्ट के स्टाइल्स हो गए, स्पेसिंग हो गई, इस तरह से कॉलम का जो साइज़ हो गया और उसकी जो पोजीशन हो गई, यानी उसको कहाँ पर दिखाना है, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये CSS के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। वट बैकग्राउंड इमेजेस और कलर्स आर यूज्ड एज वेल एज अ वैरायटी ऑफ अदर इफ़ेक्ट्स। तो बहुत ज़बरदस्त आपके पास एक टूल आ जाएगा जिसके ज़रिए हम HTML के जो टैग्स हैं उनको हम मज़ीद एक बेहतर अंदाज में, एक स्टाइलिश अंदाज में हम दिखा सकते हैं। CSS is easy to learn and understand, but it provides a powerful control over the presentation of an HTML document. Most commonly CSS is combined with the markup language HTML और XHTML। तो यानी हम इसको CSS बाइंड करके उसके साथ हम इसको लिखेंगे। तो नीचे जो है कुछ एडवांटेजेस दिए गए हैं कि CSS को हम क्यों यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है कि ये सेव वक्त की इसमें बचत होती है। कैसे बचत होती है कि जब हम CSS का कोड एक दफ़ा लिख लेते हैं तो हम इसको मल्टीपल वेब पेजेस में यूज़ कर सकते हैं और हमें दोबारा से उसे लिखना नहीं पड़ता। You can write CSS once and then reuse the same sheet in multiple HTML pages. You can define a style for each HTML element and apply it to as many web pages as you can या as you want। तो सिंपल सी बात है कि उसने लिखा है कि आप जो HTML के जो एलिमेंट्स हैं उनको आप डिफरेंट स्टाइल में अगर दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आप CSS का जो स्टाइल शीट है वो बनाकर उसको आप लिंक कर सकते हैं। पेजेस लोड फास्टर, यानी अगर आप HTML के साथ CSS का इस्तेमाल करेंगे तो आपका कोड जो है वो कम हो जाएगा और वो ज़्यादा तेज़ी से जो है वो यानी लेस कोड आपको लिखना पड़ेगा, और इस वजह से क्या होगा कि वो जल्दी से लोड होगा मेमोरी में और जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सिंपल इसको पढ़ लेना। इजी मेंटेनेंस, यानी जब कोड कम होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपको को मेंटेनेंस जो है उसकी आसान हो जाती है। टू मेक अ ग्लोबल चेंज सिंपली चेंज द स्टाइल एंड ऑल द एलिमेंट्स इन ऑल द वेब पेजेस विल बी अपडेटेड ऑटोमेटिकली। यानी मतलब ये है कि अगर आपने H1 जो कि हमारा हेडिंग लेवल 1 है,
अगर इसका आपने एक स्टाइल दिया हुआ है और H1 का इस्तेमाल आपने 50 जगह पे किया हुआ है, तो अगर आपने उसको चेंज करना है, उसका आपने कलर ही चेंज करना है या उसका साइज़ कम करना है या उसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है, तो आप अगर इसका स्टाइल CSS का इस्तेमाल किया हुआ है, तो जब आप उसका स्टाइल में चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ पर H1 का इस्तेमाल होगा वहाँ पर वो चीज़ अपडेट हो जाएगी। फिर जी सुपीरियर स्टाइल्स टू HTML, यानी HTML से ये इससे बेहतर स्टाइल इसके अंदर मौजूद हैं। HTML में भी हैं लेकिन HTML में इतनी वैरायटी में नहीं है जितने के CSS में है। तो CSS हैज़ अ मच वाइडर array of attributes than HTML, so you can give a far better look to your HTML page in comparison to HTML attribute। तो बात इसमें क्लियर हो गई है। नेक्स्ट है जी मल्टीपल डिवाइस कंपेटेबिलिटी, यानी CSS का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उसको सेल्स फ़ोन पर, अपने जो है लैपटॉप पर और PCs पर, किसी जगह पर भी, किसी भी डिवाइस के ऊपर इस कोड को रन कर सकते हैं। ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड्स, तो जो CSS है वो मीट करता है जितने भी वेब के ग्लोबली जो स्टैंडर्ड यूज़ हो रहे हैं उसको ये मीट करता है। यानी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इसको एक ख़ास काम के लिए लिख सकते हैं, बल्कि आप तमाम HTML पेजेस में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसको भी आपने रीड आउट कर लेना। तो ये जो चीज़ है ये बेसिकली इसके एडवांटेजेस आ जाते हैं, या इसमें अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वाई वो यूज़ CSS, तो आप उसके लिए ये चीज़ वहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर देखें तो यहाँ पर भी एक छोटी सी डेफिनेशन है, जैसे व्हाट इज़ CSS, तो इसको भी मैं पढ़ देता हूँ। CSS स्टैंड्स फॉर, जैसे कि पहले पढ़ा है कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS डिस्क्राइब्स हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी displayed on screen, paper or in other media. CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. External style sheets are stored in CSS files. तो ये कुछ बातें जो लिखी हुई हैं, इसका जो इन शॉर्ट यही है कि CSS के थ्रू हम एक तो स्टाइल शीट्स बनाएंगे, स्टाइल शीट्स को हम अलग फाइल्स में भी स्टोर कर सकते हैं। इन स्टाइल शीट्स को हम लिंक करेंगे HTML कोड के साथ, तो उसमें जो है वो एक कहना चाहिए कि एक वर्सटाइलिटी आ जाएगी और हमारा जो वेब पेज है वो ज़्यादा एट्रैक्टिव हो जाएगा और उसकी जो लुक है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है जी, तो इसके बाद जी नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इसमें वही चीज़ दी हुई है कि हम क्यों यूज़ करते हैं। तो इसको अभी फ़िलहाल उसी जो लास्ट हमने जो देखा था एडवांटेजेस, उसी को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि CSS कोड का उसने एक एग्जांपल दी हुई है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है बैकग्राउंड, उसके बाद जी डैश कलर कोलन और उसके बाद जी लाइट बल्ब। अब ये जो चीज़ लिखी हुई है दिस इज़ CSS कोड। ठीक है, इसमें इसको हम कहेंगे प्रॉपर्टी और इसको कहेंगे वैल्यू। ठीक है, और इसको कहेंगे सिलेक्टर। अब इस वक्त क्या होगा कि बॉडी का जो टैग है उसको मॉडिफाई कर दिया गया है विद CSS कोड। यानी जब भी हम इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे किसी भी वेब पेज में, तो बॉडी पार्ट में जब अगर हमने ये लिख दिया तो जब एग्जीक्यूट होगा तो बॉडी में ये लिखा होने की वजह से जो बैकग्राउंड कलर होगा वो हो जाएगा लाइट ब्लू। ठीक है, तो जस्ट हमने इस चीज़ को वहाँ पर अगर मेंशन किया तो ये मॉडिफाई हो जाएगा, यानी अपडेट हो जाएगा। इस तरह से H1 को भी एक सिलेक्टर हो गया। तो H1 को हमने किस तरह से चेंज किया, उसमें कोड का इस्तेमाल किया कि कलर वाइट और टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो अब इसमें दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं, दोनों की वैल्यूज़ भी आगे आगे लिखी हुई हैं। लेकिन देखो इसको लिखने का एक तरीकाकार है, वो आप देख लें कि जब हम सिलेक्टर लिखते हैं तो उसके बाद हमने जो प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखनी है वो हमने करली ब्रैकेट के अंदर लिखनी है, और प्रॉपर्टी का नाम के बाद जो वैल्यू है उसमें हमने कोलन का यूज़ करना है, और उसके बाद लास्ट में हमने सेमी कोलन यूज़ करना है। ठीक है, ये कोलन और ये सेमी कोलन। तो सेम इसी तरह से ये पैटर्न जो है ये फॉलो किया गया। तो अब बॉडी और H1 और P जो कि पैराग्राफ के लिए, ये तीनों जो हैं ये आपको पता है कि अलग अलग
एलिमेंट्स हैं किसके, HTML के, लेकिन उसमें CSS के थ्रू उसमें वर्सटाइलिटी लेकर आई गई है। अच्छा जी, अब अगर सिंटैक्स की तरफ चलें तो यहाँ पे आप ज़रा गौर कर लेंगे। आज CSS रूल सेट कंसिस्ट ऑफ अ सेलेक्टर एंड अ डिक्लेरेशन ब्लॉक। अब जो अभी पिछली आपने एग्जांपल में देखा, तो ये जो आपको करली ब्रैकेट के का एरिया है, इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन ब्लॉक। जैसे यहाँ पर भी डिक्लेरेशन ब्लॉक है, इधर भी डिक्लेरेशन ब्लॉक है, तो सेम इसी तरह से यहाँ पर भी वो चीज़ उसने दी है कि इसको हम कहेंगे सिलेक्टर, और ये जो ग्रीन एरिया आपको नज़र आ रहा है इसको डिक्लेरेशन ब्लॉक कहेंगे। अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी की डिक्लेरेशन यहाँ हो रही है, दूसरी की यहाँ पर हो रही है। तो अगर हम इस तरह लिखना चाहेंगे तो देख लें कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है, ये उसकी वैल्यू है, बीच में कोलन है, फिर सेमी कोलन से ये यहाँ पे क्लोज हुआ, उसके बाद नेक्स्ट शुरू हुई, डिक्लेरेशन नेक्स्ट शुरू हो गई। जैसे फॉन्ट साइज़ है ये प्रॉपर्टी बन जाएगी, और फिर ये उसकी वैल्यू हो जाएगी 12 पिक्सल यहाँ पर उसने ले लिए। तो वैल्यू देने का यहाँ पर अगर आप साइज़ की किसी तरह का साइज़ देना चाहते हैं तो इस तरह से आपने PX का इस्तेमाल करना है, और बीच में आपने स्पेस नहीं देनी, बिल्कुल इसको आपने जोड़ के लिखना है, ठीक है। लेकिन इसको अलग अलग आपने सेमीकोलन लगाना है, यहाँ सेमीकोलन, यहाँ सेमीकोलन, उसके बाद आपने ब्लॉक को क्लोज करना। तो ये सिंटैक्स आपने याद रखना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आपको ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो चीज़ दी है, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी है, वही चीज़ यहाँ पर नीचे भी लिखी हुई है, सेम उसी चीज़ को। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब इसकी एग्जांपल जो अभी थोड़ी देर पहले हम देख चुके हैं, जैसे पैराग्राफ में उसने CSS कोड को यूज़ किया है, और P यहाँ पर क्या है, सिलेक्टर, उसके बाद डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर ये चीज़ आ जाएगी प्रॉपर्टी, और उसके बाद ये आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी प्रॉपर्टी और ये आ जाएगी वैल्यू। अगर आप इनको एक ही लाइन में लिखना चाहें तो एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा। तो लेकिन यहाँ पर ज़रा रीडेबिलिटी बेहतर हो जाती है, आप इसको इजीली रीड कर सकते हैं। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन नीचे किया गया है, जो चीज़ यहाँ पर अभी मैंने बताई है वही चीज़ यहाँ पर नीचे लिखी हुई है। तो CSS का अभी आपने जो देखा, तो यहाँ तक हमने इसका सिंटैक्स देख लिया। होपफुली आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी करेंगे, और आपने अगर यूज़ करना है CSS को और सीखना भी है तो आप w3schools.com की वेबसाइट है, उसके ऊपर जाकर आप CSS का ट्यूटोरियल वहाँ से आप देखें, तो वहाँ पर आपको इस तरह की एग्जांपल्स मिलेंगी, उनको वहाँ से कॉपी करें, वहीं पर उसको आप रन भी कर सकते हैं। ये मैंने जो अभी चीज़ आपके सामने दिखाई है, ये भी मैंने वहीं से ली हुई है, w3schools.com से। तो आप उस साइट को भी यूज़ करें, ठीक है। तो होपफुली आप इसको इंशाल्लाह करेंगे काम को, ताकि आगे जो आने वाला लेसन है वो आपको समझ आ सके, ठीक है जी। तो चलें अभी आप इस चीज़ को जो है वो प्रैक्टिस कर लें। अल्लाह हाफिज़।